करेक्ट। ओके। क्लियर। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग निबंध लेखन से संबंधित विवेचना करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में 4 सामान्य अध्ययन के पेपर के अलावा जो 1000 नंबर का होता है, 250 नंबर का एसे भी पूछा जाता है, निबंध भी पूछा जाता है। इस निबंध में 250 नंबर हैं। आईएएस में ध्यान रखेंगे, 2 निबंधों को लिखना होता है। 125 नंबर का एक निबंध, और लगभग ये जो लिखना है 1000 से 1200 शब्द में लिखना है, ये ध्यान रखेंगे। कुल मिला के 2400 शब्द लिखना है निबंध में। ये आईएएस की स्थिति है, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा। आप सारे लोग ध्यान देना कि जो लोग सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो बहुत ज्यादा समय किसी खास खंड के लिए दे देते हैं। उतनी आवश्यकता नहीं है। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि किस पक्ष पे कितना बल दिया जाए, कितना पढ़ा जाए, उससे कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ये निबंध एक ऐसा पाठ है जो है तो 250 नंबर का, परंतु इस पे कम समय लोग देते हैं। ये गेम चेंजर पेपर है यूपीएससी के लिए, ध्यान रखना। गेम चेंजर, बीपीएससी के लिए भी दशा यही है। वहां 300 नंबर का निबंध का पेपर है, आईएएस में 250 नंबर। 2 निबंध लिखने हैं, और ध्यान रखना, 4 4 के 2 खंड होते हैं। एक में 4, 4 में से एक को चयन कर लो। फिर खंड ब के भी, सेक्शन बी से भी 4 होंगे, 4 में से एक। कुल मिलाकर 2 निबंध लिखना है। टोटल 8 निबंध आएंगे। प्रत्येक निबंध 125 नंबर का होगा। 1000 से 1200 शब्दों में एक निबंध लिखना है। आप सबको ये दिमाग में रखना है। और निबंध लेखन की, निबंध की तैयारी किसी एक दिन पढ़ के, 2 दिन पढ़ के नहीं होती है। हमेशा थोड़ा थोड़ा लेखन का अभ्यास करते रहो। प्रयास आप यह कर सकते हो कि हफ्ते में एक दिन, एक हाफ निबंध के लिए रख दो, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो तो। क्योंकि ये क्लास भी सिविल सेवा उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, चाहते हैं कि हम एसपी बन जाए और डीएम बन जाए। तो उनको इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए निबंध के लिए। ये ध्यान रखो। कई बार हम, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं बिना मैंने तैयारी के लिख दिया निबंध और नंबर भी आ गए। ऐसा कुछ लोगों के साथ, एक्सेप्शनल केस के साथ संभव है, जिनको शुरू से ही कॉलेज कॉलेज लाइफ से, स्कूल लाइफ से ही कविता लिखना, उपन्यास पढ़ना या कहानी लिखने की आदत पड़ी हो। तो उन लोगों के लिए ठीक हो सकता है। सब कुछ ठीक है, ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार लिख के जरा आप लोग बता दें। शायद तकनीकी थोड़ी सी गड़बड़ी है, अभी ठीक हो जाएगी। तकनीकी गड़बड़ी नहीं, कठिनाई है। इज इट क्लियर? क्लियर है।
करेक्ट। रेडी। ये कमेंट आ रहा है, सब कुछ क्लियर है? एक बात बता दें, अब मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने की स्थिति में हूँ। बफरिंग हो रही है। अभी बता दें सब कुछ क्लियर है? क्लियर है? अभी तो बता रहे हैं बच्चे कि क्लियर है। हैं? भाई बफरिंग हो रही है, जरा एक बार सारे लोग, एक बार कुछ लोग लिख के बताएं। जय हिंद क्लियर। नीचे कुछ लोग बफरिंग भी लिख रहे हैं, ऑल क्लियर भी लिख रहे हैं। कभी कभी जीवन में भी चलते चलते बाधाएं आ जाती हैं। भी क्लियर है, लोग बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है। बच्चे बोल रहे हैं क्लियर है, तो क्या दिक्कत है? थोड़ा वेट कर लें। अभी क्लास को हम क्लियर है, बच्चे तो लिख रहे हैं सब। बफरिंग भी लिख रहे हैं कुछ बच्चे कि ब्लैक आ रहा है, स्क्रीन ब्लैक हो रहा है। थोड़ा वेट कर लो। और ऐसे मोमेंट को भी आनंद लो, बीपी मत बढ़ाओ अपना। इसको भी इंजॉय कर सकते हो। थोड़ी सी अपनी मनोवृत्ति बदलोगे तो ये जो अभी कठिनाई आ रही है इसमें भी आनंद ले सकते हो। डिपेंड करता है, या फिर इस कठिनाई में वास्तव में कठिनाई फील करने लगोगे।
ठीक है। कुछ लोग ब्लैक लिख रहे हैं, कुछ लोग क्लियर भी लिख रहे हैं, कुछ लोग बफरिंग हो रही है ऐसा लिख रहे हैं। आप सारे लोग एक बार री स्टार्ट करेंगे, अ, ऐसे रिफ्रेश हो जाएगा। तो जितने लोग आप लोग अभी निबंध के इस कक्षा को आप सुन रहे हो और देख रहे हो, एक बार री स्टार्ट कर लेंगे अपने, जो भी आपके पास टैब हो, मोबाइल हो, उसको एक बार री स्टार्ट कर लें तो करेक्ट हो जाएगा। अभी ये सूचना आई है कि फिर से उसको री स्टार्ट करें। कभी कभी जीवन को री स्टार्ट भी करना पड़ता है, जीवन में भी ज़रूरत होती है। कई बार लोग शिथिल हो जाते हैं, फिर से उनको बल लगाना पड़ता है। तो अभी फिर से एक बार री स्टार्ट करें सारे लोग। तो जो ये आ रहा है ब्लैक स्क्रीन और बफरिंग, वो दूर हो जाएगी। रेडी, मगर वो बच्चों का वो स्टेटमेंट बढ़ नहीं रहा है आगे। ठीक है। अब आवाज़ क्लियर है? एक बार सारे लोग बता दें, इज इट क्लियर? यस, क्लियर है। बच्चों का आ गया अब जवाब, क्लियर है। यस। ऑडियो वीडियो क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर सर। वेरी गुड। एवरीथिंग इज क्लियर। यही जीवन में भी होना चाहिए। सारा आपका दृष्टिकोण है बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है, ऑल आर क्लियर। ओके, क्लियर। तो ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, कई लोगों के साथ जो शुरुआती दिक्कत हुई थी। देखो, सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में निबंध का पेपर आता है, 250 नंबर का पेपर है। अंतिम रूप से चयन में अगर आप आईएएस बनना चाहते हो, आईपीएस बनना चाहते हो, या जो अन्य जो सर्विसेज हैं, उसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ मामलों में तो जीएस के किसी भी पर्टिकुलर खंड की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। 250 नंबर का एक एक पार्ट ये निबंध है। ध्यान रखेंगे कि 4 पेपर जीएस के होते हैं, 1 2 3 4। ये प्रत्येक 250 नंबर का 1000 नंबर का जीएस का पेपर है। 4 जीएस के पेपर हैं जनरल स्टडीज के सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में। एक पेपर निबंध का है 250 नंबर का, और एक ऑप्शनल का चयन करना होता है, वो स्वैच्छिक होता है। 44 लगभग सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से एक को आप चयन करोगे 500 नंबर का। टोटल 1750 नंबर का गेम है सिविल सेवा मुख्य परीक्षा, ये ध्यान रखेंगे। 1000 नंबर का जीएस, 250 नंबर का
निबंध का पेपर और 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर, कुल मिला के 1750 नंबर का गेम। ये गेम है, गेम को प्लान्ड वे में खेलो, रणनीति बना के खेलो, धैर्यपूर्वक बौद्धिकता के साथ, तार्किकता के साथ, खुले दिमाग से आप खेल सकते हो। और जो ये अच्छे से गेम खेल लेता है मेंस का 1750 नंबर, क्योंकि सबसे पहले है प्रारंभिक परीक्षा जिसमें एक सामान्य अध्ययन का पेपर आता है ऑब्जेक्टिव, और एक सीसेट का पेपर है, सीसेट क्वालिफाइंग है, और मुख्य परीक्षा में इतनी चीज़ें उभरती हैं। और ये जो जितनी चीज़ें उभर रही हैं उसमें निबंध एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आप देखोगे, आप सबको ये जानना चाहिए, समझना चाहिए, देखना भी चाहिए, इसको व्यक्तिगत तौर पे सत्यापित करना चाहिए, इंडिविजुअली वेरीफाई करो कि जितने लोग आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, टॉप 100 में रैंक लगाया है उन्होंने सिविल सेवा में, तो उनको देखोगे, उनके नंबर को देखो। नंबर देखना अब असंभव टाइप का काम नहीं है। बहुत सारे लोग अपना होने के बाद अपने मार्कशीट को डाल देते हैं कि मुझे इस पेपर में इतना नंबर है, उनका आ जाता है, अंकों की स्थिति उभर जाती है। तो आप देखोगे सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में वो लोग ऊपर के रैंक में आए हैं फाइनली सफलता में, जिन्होंने ऑप्शनल में ठीक ठीक नंबर पाया है, एसे में बढ़िया नंबर पाया है, और पेपर नंबर 4 में अच्छा नंबर पाया इथिक्स वाले खंड में। आपको पहले जीएस के 3 पेपरों में बहुत अंतर नहीं मिलेगा सफल और असफल लोगों में, ध्यान रखना। और एक सब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है उसमें एशिया का पेपर, निबंध का पेपर 250 नंबर। इस 250 में किसी को 150-60 भी आ रहा है, और किसी को 90 और 100 भी आ रहा है, यानी 50 से 60 नंबर का अंतर आपको दिखाई दे जाएगा केवल निबंध के पेपर में। और आप देखोगे पहले जीएस के 3 पेपर मतलब 750 नंबर में सफल और असफल लोगों के बीच लगभग 30-40 नंबर का अंतर है। जो डिजर्व करता है वो लॉट में बता रहा हूं। और एक 250 नंबर, 250 नंबर में 60-70 नंबर का अंतर आ रहा है। इसका मतलब है कि निबंध पे आप थोड़ा सा बल दोगे, ठीक से प्रैक्टिस कर लोगे ठीक से, तो आपको इसमें 150-60 नंबर मिल जाएंगे। बहुतों को मिले हैं, हर एक साल मिल रहा है। और फर्स्ट पेपर में हो सकता है कि आप इतिहास से पीएचडी कर लो, नेट कर लो, जीआरएफ कर लो, और ज्योग्राफी में भी आपका बहुत जबरदस्त कमांड हो, फिर भी 150 नंबर जीएस के फर्स्ट पेपर में पाना एक्सेप्शनल केस है। कोई अपवादात्मक स्थिति में पा सकता, अदरवाइज जनरली नहीं है। इस साल पेपर थर्ड में बहुतों को, जीएस के पेपर थर्ड में 2 डिजिट पे नंबर है, 90, 98, 92। ज्यादा पढ़ लिए हैं तो उनको 96 है, थोड़ा कम पढ़ा है तो 89 है। ये दशा है 250 में। मैं बता रहा हूं आपको, अंक देखना चाहिए कि कहां हम अंक खींच सकते हैं। तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निबंध की है। पहले मैं उपयोगिता बताऊं तो कि निबंध की कितनी उपयोगिता है। लोग टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि अरे लिख लेंगे, सबके दिमाग में निबंध लिख लेंगे, क्या इसको पढ़ना है। तो लिख तो लोगे, हो सकता है कि लिख लो और आपको 250 में 90 नंबर मिल जाए, 80 नंबर मिल जाए, 102 नंबर, 105 नंबर में सिमट जाओ। जिसमें संभावना है 150-60 नंबर पाने की, वहां पे आप 90 नंबर पा रहे हो, इसका मतलब रेस से बाहर जा रहे हो। तो निबंध की ठीक से प्रैक्टिस करो। लोग कितनी गलत रणनीति लेकर हिंदी मीडियम वाले चलते हैं। जीएस में एक खंड है, जीएस के पहले पेपर में एक खंड है सामान्य, ये इतिहास भी है, हिस्ट्री भी है, उसमें ज्योग्राफी भी है। जीएस के फर्स्ट पेपर में कई बार लोग हिस्ट्री को 6 से 8 महीना पढ़ते हैं मेंस के लिए। इतनी जरूरत है क्या? 70 मार्क्स के लिए, 70 से 80 नंबर के लिए 6 से 7 महीना पढ़ना, यह गलत रणनीति को दर्शाता है। और निबंध पता चलता है कि आप 15-10 दिन में निपटा रहे हो। 250 नंबर के लिए आप 10 दिन का समय दे रहे हो, और जिसमें 70 नंबर है उसके लिए 6 महीने का समय दे रहे हो। ये सब हिंदी मीडियम में गलतियां होती हैं। तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए।
अभी भी ध्यान रखना, कटु सत्य है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट अभी भी 4%, 5% के आसपास है। 95% लोग अभी भी इंग्लिश मीडियम के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी क्लियर है? जरा एक बार फिर से बोलो सारे लोग। अभी इससे कुछ प्रॉब्लम है ऑडियो वीडियो में कि सब कुछ क्लियर है? एक बार बताएं। आप समझो कि जब ये लाइव होता है तो इसके पीछे कई लोग लगे रहते हैं। एक जगह पे भी कोई थोड़ी सी कठिनाई हो तो आपके पास सारी चीजें समुचित रूप से नहीं पहुंच पाती हैं। ये ठीक है, क्लियर है? सारे बच्चे बोल रहे हैं ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, ओके, क्लियर है। तो आप सबको मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सब लोग को सलाह है कि हफ्ते में एक दिन, एक हाफ, जो फर्स्ट हाफ या सेकेंड हाफ, पूरा पूरा समय आप निबंध के लिए रख लो। आपको 250 नंबर की तैयारी धीरे धीरे अपने आप कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी लेखन की प्रैक्टिस करो, थोड़ा मैटर पढ़ो, कुछ सामग्री पढ़ो, और उस दिन एक निबंध लिखने की प्रैक्टिस करो। तो आप महीने में 4 या 5 निबंध की प्रैक्टिस कर लोगे। और इस प्रकार से साइड और पूरा दिन अपना जीएस पढ़ते रहो, जो अन्य चीजें पढ़नी है, जीएस और ऑप्शनल पेपर। इस पेपर की तैयारी साथ साथ होती रहेगी, धीरे धीरे होगी। एक दिन में आपकी लेखन कला सुधर नहीं सकती है, प्रस्तुतिकरण सुधर नहीं सकता है। उसके लिए सतत अभ्यास चाहिए। तो आप करते रहो। और हिंदी मीडियम की जो पूरी पूरी जो व्यवस्था है, हिंदी मीडियम का बेल्ट आप देख लो। पिछले कुछ वर्षों में स्कूल की दशा बिगड़ी हुई है, कॉलेज की दशा बिगड़ी हुई है। दोनों स्तरों पे शिक्षा में गिरावट आई है, ये ध्यान रखना। मैंने कई बार देखा है हिंदी मीडियम्स के बेल्ट से जो अब लोग आ रहे हैं, उनको कहा जाए 20 लाइन आप अपने मन से लिख लो किसी भी टॉपिक्स पे, तो उनको 20 लाइन लिखने में कठिनाई है किसी भी टॉपिक पे। वट एवर द टॉपिक डजेंट मैटर, अपनी इच्छा से बोलो कि 20 लाइन लिख डालो, तो फ्री हैंड 20 लाइन लिखने में दिक्कत आ जाती है। लिखते हैं तो कई जगहों पे भाषाई गलतियां होती हैं, वाक्य विन्यास बिखरने लगता है, टूट जाता है नहीं, शाब्दिक गलतियां होने लगती हैं, त्रुटियां दिखाई देती हैं। और निबंध में ये सब चीजें देखी जाती हैं कि शाब्दिक गलती नहीं हो। ऐसा लिखता है लिखना है और आप सब जगह है लिखे जा रहे हो। का की में की और कभी दीर्घिकार है, कभी हर्षिकार है, ये अंतर ही नहीं पता है। अगर आप ऐसी गलतियां करोगे तो निबंध में तो आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, टीचर थोड़ा सा नीचे कर देगा। निबंध में भाषा भी ठीक होनी चाहिए, प्रभावपूर्ण होनी चाहिए, और शाब्दिक गलती भी नहीं होनी चाहिए। जीएस में अगर आप कहीं कहीं पे हर्षिकार दीर्घिकार की गलती करते हो, है इस टाइप की गलती करते हो, क्षम्य है। टीचर उसको हो सकता है इग्नोर कर दे, संभव है। मगर निबंध में अगर आप भाषाई गलती करते हो, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, तो वहां पे नंबर डिडक्ट होगा। तो आपके लेखन शैली ठीक होनी चाहिए, भाषा समृद्ध, भाषा ठीक ठीक हो, प्रवाहमय हो, कोई शाब्दिक त्रुटि ना हो। ये आपको प्रयास करना चाहिए। और निबंध में अगर ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने लेखन को सुधार रहे हो, तो इसका प्रभाव आपका जीएस के अन्य पे, जीएस पे पड़ेगा, ऑप्शनल पे भी पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा समय दो आप। इसको मान के मत चलो कि लिख लेंगे और पता चला कि 70 नंबर के लिए 6 महीने का समय दे रहे हो, और यहां पे 250 नंबर को 10 दिन में निपटा रहे हो। कितनी बड़ी ये रणनीतिक भूल होगी। और ये भूल मास लेवल पे हिंदी मीडियम के लोग कर रहे हैं। दशा कहां पे चली गई है? 4 से 5% पे। 2017-18 में तो 3% था। ये दशा थी। देखो, सच्चाई को सुनने का साहस भी होना चाहिए। पीछे तो अभी इस बार छोड़ दो, तो पीछे तो कभी कभी ऐसा रहा कि टॉप 300 में एक भी हिंदी मीडियम नहीं आ पाया। टॉप 300 एक भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं रहा पीछे 2 साल पहले।
इसका मतलब कुछ तो कठिनाई है जो हिंदी मीडियम कर रहा है, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी कर रहे हैं, या जो लोग उनको बताने वाले हैं वो उनको किसी गलत दिशा में भी गाइड करने पे तुले हुए हैं। आप सबको आंखें खोल कर तैयारी करनी चाहिए। पता होना चाहिए कहाँ से हम नंबर ले सकते हैं, कहाँ पे समय देंगे तो वहां से नंबर खींच सकते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच रखो ना, सेंटिमेंटल क्यों रखोगे? लोगों को इतिहास ठीक लगता है, इसी पे 20 ग्रंथ खरीद के रख लेते हैं। अरे कितना नंबर पाओगे वहां से? 20 ग्रंथ की जरूरत क्यों है? जो यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं, अच्छे प्रमाणिक लोग हैं, उनका सानिध्य, उनका अगर आपको मिल रहा है तो पर्याप्त है। और यहाँ पे सब लोग इस चीज को लेकर सतर्क हैं, उन चीजों को लेके चलो आप। क्या दिक्कत है? कई लोग फील्ड में उतर जाते हैं, घर से निकलते हैं और पता चलता है कि नहीं, हम मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, और तुरंत कोचिंग में सम्मिलित हो जाते हैं 2-2.5 लाख 3 लाख देकर। उनको लगता है कोचिंग वाले घोल बना के पिला देंगे। भले अपनी बुद्धि तो थोड़ा समझ लो, अपनी बुद्धि से कहाँ कितना कितना समय देना है, एनालिसिस करो। जिस फील्ड में इंटर करने जा रहे हो ना, उस फील्ड की बारीकियों को जानना चाहिए। और बिना बारीकियों को और तमाम पक्षों को जाने बिना प्रवेश कर जाओगे तो फिर तो हो सकता है कठिनाई पैदा कर लोगे। तो जो मैं बता रहा हूं उसको पालन करो, पालन करोगे फायदा होगा। और आप पहले ऐसे शख्स नहीं हो जो मैं बता रहा हूं, बहुत लोग अलग अलग स्तर पे हो चुके हैं, बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं सिविल वहां पे जाकर अधिकारी बनकर। क्लियर है? तो 250 नंबर, इसमें 150-60 नंबर पाने की भरपूर संभावना। थोड़ा सा प्रयास कर लोगे 150-60। और जितने लोग ऊपर का रैंक पाए हैं, टॉप 100 में आए हैं, तब में देखोगे ऐसा नहीं कि उनको जीएस के फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा नंबर मिल गया इसलिए आए, वो ऊपर के रैंक में आ गए हैं। हो सकता है सबको लगभग बराबर हो, थोड़ा बहुत अंतर के साथ, पर निबंध में पता चलेगा सबको अच्छा नंबर आया है, लगभग सबको अच्छा नंबर आया है। उनकी सफलता में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, निर्णायक भूमिका रही है। निबंध को ठीक से करो। कई लोग केवल निबंध में 70-75 नंबर पाके रेस से बाहर हो जाते हैं, नीचे के रैंक पे चले जाते हैं। आपको करना चाहिए, पहले मैं प्रासंगिकता बता रहा हूं, फिर तो बताऊंगा ना कि ऐसे में कैसे क्या करना चाहिए। ये कुछ जानकारी है जो आपके, आप जब निबंध का पेपर देखोगे तो उसमें ये रहता है। ध्यान देना, अभी जो यूपीएससी का पेपर देखोगे निबंध का, उसमें कोई इंस्ट्रक्शन एज सच नहीं आता है। ये कुछ साल पहले, इसमें से 14 से पहले ऐसा इंस्ट्रक्शन यूपीएससी देती थी। निबंध का जब पेपर आता था तो यूपीएससी के द्वारा निबंध के पेपर पे ये 4 लाइन का अनुदेश छपा हुआ था। अब नहीं छपता है, ध्यान रखना आप। अभी क्या छपता है? अभी जो आप निबंध का पेपर देखोगे तो ये चीजें आती हैं। प्रश्न को उत्तर निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रख कर दीजिए। भाई आप जिस भाषा में उसी में लिखना है, कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है। 2 निबंध है, आपको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है, आदि आदि। केवल यही सूचना है। अनुदेश सिर्फ इस बात को लेकर है कि आपको 1000 से 1200 शब्दों में एक निबंध को लिखना है, कुल मिलाकर 2 लिखना है। बट थोड़ा ध्यान देना, 2014 से पहले यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा खुद ही यह अनुदेश दिया जाता था कि निबंध लिखते समय आप इन बातों को ध्यान में रखिए। तो जो बातें आज से कुछ वर्ष पहले यूपीएससी खुद बताती थी निबंध के बारे में, वो बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट हैं। तो मैंने उस चीज को उठा के एक जगह रख रखा है। आप देखो कि निबंध लिखते वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये यूपीएससी के द्वारा निर्देश दिया जाता था, ध्यान रखना, अनुदेश, इंस्ट्रक्शंस लिखा गया था कि जो जो परीक्षक होंगे, जो परीक्षक होंगे, ध्यान देना, परीक्षक, एग्जामिनर होंगे, जो आपकी कॉपी को एग्जामिन करेंगे, जो आपकी कॉपी का परीक्षण करेंगे, चेक करेंगे जो आपकी निबंध वाली कॉपी को,
वो किन बातों पर ध्यान देंगे अगर आपकी कॉपी को जब परीक्षण करेंगे तो किन किन बातों पर ध्यान देंगे देखना। उम्मीदवार की विषय वस्तु की पकड़ पर ध्यान देंगे कि आप जिस विषय वस्तु को लिख रहे हो, जो निबंध लिख रहे हो, उस पर कितनी आपकी अच्छी सी पकड़ है, आप उसके सारे पक्षों से परिचित हो कि नहीं हो, आपको उसकी अच्छी समझ है कि नहीं है। इस पे जो परीक्षक होंगे वो ध्यान देंगे। ध्यान देना, परीक्षक विशेष ध्यान देंगे। ये मेरी तरफ से नहीं कहा गया है, यूपीएससी के द्वारा। ध्यान रखना इस बात को, इसमें सारा साल छुपा हुआ है। लिखते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए निबंध, ये अनुदेश है। इज इट क्लियर? तो विषय वस्तु की पकड़ कितनी अच्छी समझ है। मान लो कोई सवाल आता है, जैसे पिछली बार सवाल आया, छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूर्य चमक रहा हो। निबंध आ गया, छप्पर मरम्मत करने का समय तब आता है जब सूर्य चमक रहा हो। और पता चलता है कि आपको इसका अर्थ ही नहीं, जब सूर्य चमक रहा हो, आपको इसका आशय ही नहीं समझ में आ रहा है। जब नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब विषय वस्तु की आपकी पकड़ नहीं बन पा रही है, समझ ही नहीं पा रहे हो कि चाहता है क्या कहना। तो फिर आप दूसरे निबंध में जाओ। इसका मतलब इस विषय वस्तु को लिखोगे तो कठिनाई है। जो सवाल पूछा गया उसका भाव तो समझ में आ जाए। लिंग समानता, चुनौतियां और समाधान, और आपको लिंग समानता का मतलब ही ना पता हो कि लिंग समानता बोलते किसे हैं, फिर तो फंसोगे। इसका मतलब विषय वस्तु पे आपकी पकड़ ठीक नहीं है। आप कोई हो सकता है दूसरे विषय को अच्छे से लिख दो, बोलो, तो आप उस निबंध का चयन करोगे जिस निबंध पे आपकी पकड़ ठीक हो, जिसकी आपकी अच्छी सी समझ हो गई हो, जिसके विभिन्न पक्षों को आपको पता हो। तो आप लिखोगे तो परीक्षक उस पर विशेष ध्यान देंगे। ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको दिमाग में गांठ बांध लो आप, ये चीजों को ध्यान में रखना चाहिए निबंध लिखते वक्त। दूसरी बात, चुने गए विषय के साथ प्रासंगिकता। ध्यान देना, ये दूसरी बात है, प्रासंगिकता। जो भी आप लिख रहे हो, वो लेखन जो है ना, जो विषय पूछा गया निबंध, उसके साथ प्रासंगिक होना चाहिए। कई बार लोग पढ़ के जाते हैं कुछ और, सवाल आ जाता है कुछ और, तो जो पढ़ के गए हैं उसको किसी न किसी प्रकार से लिख डालते हैं कि अरे मैं तो पढ़ के आया हूं, इसको लिखेंगे ही लिखेंगे। सवाल कुछ और पूछा गया, लिखा कुछ और जा रहा है। इसका मतलब आप जो लिख रहे हो वो सही तो है, करेक्ट है, परंतु प्रासंगिक नहीं है, रिलीवेंट नहीं है, क्योंकि निबंध की विषय वस्तु कुछ और है और आप लिख उससे अप्रासंगिक चीजों को रहे हो। तो आप जो भी लिखोगे वो निबंध की जो विषय वस्तु है उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित होनी चाहिए। तो फिर कहेंगे कि प्रासंगिक बातों को आप लिख रहे हो। जैसे महिला सशक्तिकरण लिख रहे हो तो आर्थिक सशक्तिकरण में जा रहे हो, सामाजिक सशक्तिकरण में जा रहे हो, प्रासंगिकता है ना इसकी। राजनीतिक सशक्तिकरण पे जा रहे हो तो फिर ठीक होगा। इस पे एक बहुत ही अच्छी सी एक छोटी सी स्टोरी है। एक बच्चे को उसके टीचर ने बता दिया, बेटा क्रिकेट का खेल पढ़ के जाओ, इसी पे निबंध आएगा। क्रिकेट का खेल, बच्चे ने खूब मन लगाकर क्रिकेट का खेल पढ़ लिया, क्रिकेट का खेल, और वो पढ़ के चला गया एग्जाम देने के लिए। और एग्जाम में आ गया रेल यात्रा। रेल यात्रा पे निबंध आ गया। अब बच्चे ने पढ़ रखा था क्या, क्रिकेट का खेल। अब उसको लगा कि अब तो फंस गए हम, पढ़ा कुछ और था, सवाल आ गया किसी अन्य विषय वस्तु पे, आ गए रेल यात्रा पे। तो पहले 2-4 मिनट सोचा, अब उसके पास तो रेल यात्रा तो पढ़ा ही नहीं था बिल्कुल। अब वो कैसे अप्रासंगिक क्रिकेट के खेल को रेल यात्रा में ऐड कर देता है, किसी भी तरीके से। अब उसने लिखा कि रेल यात्रा की शुरुआत हुई, हम लोग स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए, रेल चल पड़ी गंतव्य स्थान की तरफ।
रास्ते में ट्रेन रेल जो है उसका इंजन फेल हो गया, फेल हुआ तो बगल में क्रिकेट का मैदान था, हम सारे लोग वहां पे पहुंच गए क्रिकेट के मैदान में और क्रिकेट का खेल शुरू कर दिया। अब पूरे क्रिकेट का खेल का पूरा वर्णन कर दिया उसने और फिर बोला 2 घंटे के बाद ट्रेन का इंजन फिर से ठीक हो गया, हम लोग फिर से ट्रेन में सवार हो गए, रेल अपने गंतव्य की ओर बढ़ पड़ी। तो देखो, है रेल यात्रा, मगर पढ़ के जो गया उसको किसी न किसी प्रकार से इंसर्ट करना चाहता है। तो कई बार लोग पाबंद उसमें होता है ना, अच्छे अच्छे कपड़े छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको पाबंद बना देते हैं। ये ऐसा कर लेते हैं कि पता चलता है कि कोई तारतम्यता नहीं है, कोई आपस में तालमेल नहीं है, उसको उठा उठा के आप डाले जा रहे हो। कई लोग कुछ लोकोक्ति या मुहावरा पढ़ लेते हैं, कुछ कविता याद कर लेते हैं, वो कविता विषय वस्तु से रिलेवेंट है कि नहीं इससे मतलब नहीं है, उसको उठा के लिख डालेंगे और टीचर की नजर पड़ते ही लग जाता है कि प्रासंगिक नहीं है ये विषय वस्तु से। तो फिर तो लिखा हुआ परीक्षक विशेष ध्यान देंगे कि आप जो लिख रहे हो प्रासंगिक होना चाहिए। ध्यान रखना इस बातों को। तो कई बार लोग जानबूझ के जो पढ़ा है उसी को उठाकर लिख कर आता है, जो डिमांड है उसके अनुसार नहीं लिख रहे हैं, उससे संबंधित प्रासंगिक पक्षों को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि जो पढ़ लिया है उसी को किसी तरीके से उठाकर डाल कर आ जाता है। ये कठिनाई है, ये बहुतों के साथ कठिनाई है, और सोचता है कि मैंने लिख दिया है। आपको विषय वस्तु से संबंधित प्रासंगिक पक्षों को लिखना है, जो रिलेवेंट है, जो उससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित है, उनको आप लिखोगे। गैर प्रासंगिक पक्षों को लिखोगे तो फिर शुरुआत और अंत बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी गुड। तो यहां पे आपको उन चीजों को देखना है। फिर है रचनात्मक तरीके से सोचने की उनकी योग्यता। जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी को एग्जामिन करेंगे, वो ये देखेंगे कि आपकी रचनात्मक तरीके से सोचने की योग्यता है कि नहीं है। आप कोई अतिवादी दृष्टिकोण तो नहीं रखते हो, कोई नकारात्मक दृष्टिकोण तो नहीं रखते हो, रचनात्मक दृष्टिकोण से। मान लो आतंकवाद पे सवाल आ गया, भ्रष्टाचार पे कोई निबंध बन जाए, कोई महिलाओं से संबंधित होने वाले अपराध पे कोई सवाल बन जाए, तो चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो, हम उसमें आशावाद दिखाएंगे, निराशावाद को नहीं झलकाएंगे। हम दर्शाएंगे कि ऐसा करेंगे तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमें ये काम करना होगा, हमें ये काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार लिख रहे हो और अपना अपने हाथ खड़ा कर दिया कि भ्रष्टाचार तो कंट्रोल से बाहर है, ये तो लोगों के जनजीवन में व्याप्त हो चुका है, इसका कोई माई बाप नहीं है, ये इसी टाइप से चलता रहेगा, चाहे जो कर लें भ्रष्टाचार बना रहेगा। इसका मतलब आप रचनात्मक तरीके से नहीं सोच रहे हो, समस्या को देखकर आपने हार मान ली है, निराशावादी दृष्टिकोण झलका रहे हो। कंस्ट्रक्टिव तरीके से सोचो, क्या कर सकते हैं, क्या इसमें और नया सुधार कर सकते हैं, हम कैसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो आ जाएगा रचनात्मक तरीके से सोचने की उनकी योग्यता। विचारों को संक्षेप में और युक्ति संगत और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने की तरफ परीक्षक विशेष ध्यान देंगे। विचारों को संक्षेप में कहने का मतलब यह है कि आप बहुत व्यर्थ का विस्तार मत दो, तिल का ताल मत बनाओ, आप रिपीट मत करो। कई बार लोग एक ही चीज को बदल बदल कर रिपीट करते हैं, प्रभाव कम हो जाएगा। लिखा हुआ है संक्षेप में, युक्ति संगत रूप से। अब देखो कितना ये इंपॉर्टेंट टर्म है, युक्ति संगत, ध्यान देना। ठीक है, लॉजिकली, युक्ति संगत का अंग्रेजी अनुवाद है लॉजिकली। तो युक्ति संगत का संदर्भ क्या है? जब आप लॉजिकली लिखते हो, लॉजिकली लिखना बड़ा कठिन काम, आसान काम नहीं है। कई बार लोग ऐसे लिखते चले जाते हैं, उसमें कोई लॉजिकल प्रेजेंटेशन नहीं होता है। युक्ति संगत का मतलब है आप जो बात कोई कह रहे हो तो उसको कुछ चीजों से सपोर्ट करो, या फिर कुछ कुछ चीजों के आधार पे आप एक बड़ा सा निष्कर्ष निकालो। या तो इंडक्टिव तरीके से चल रहे हो, आगमनात्मक तरीका अपना रहे हो,
या निगमनात्मक तरीका अपना रहे हो? ध्यान रखना, लॉजिक दो टाइप, इंडक्टिव लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक। तो मान लो आपने कोई बात कही, तो सवाल उत्पन्न होता है किस आधार पे? आपने सपोर्ट करना शुरू किया, एक तरीका तो ये हुआ। या जो बात आप कह रहे हो पहले आपने खूब साक्ष्य दे दिया, फिर कहा कि इस आधार पे हम ऐसा कह सकते हैं, तो ये हो गया लॉजिकल तरीके से। और आप ऐसे ही मनमाने तरीके से लिखते जाओगे जिसका कोई आधार नहीं हो, तो फिर कहा जाएगा आप लॉजिकल, आपका प्रेजेंटेशन नहीं है, हवा में आप बातें कर रहे हो। ध्यान रखना कितनी महत्वपूर्ण बात है, लॉजिकल तरीके से लिखना है, लॉजिकली प्रस्तुत करना है। और ऐसा खूब हमको करना चाहिए, करते हैं। ध्यान रखना आप, तो आप बड़े वर्ग से नीचे की तरफ उतरो या छोटी छोटी बातें करते हुए बड़ी बात को लिखो। फिर लिखा हुआ प्रभावी तरीके से लिखिए। अब प्रभावी तरीके से कैसे लिखोगे? अच्छे लोगों का कुछ स्टेटमेंट याद कर लो, कुछ लोकोक्तियां याद कर लो, कुछ कविताएं याद कर लो, कुछ शेरो शायरी, दोहा और चौपाई याद कर लो। जब उन दोहों को लिखते हो, कबीर के दोहे, कुछ आप तुलसीदास की चौपाई भी लिख सकते हो, कुछ कविता लिख सकते हो, किसी के अच्छे विचारक का स्टेटमेंट कोट कर सकते हो। तो ऐसा करने से आपके निबंध की प्रभावशालीता बढ़ जाती है। ऐसा छोटी सी कहानी लिख सकते हो। तो इन सबको लिखने से प्रभाव बढ़ता है निबंध का, निबंध ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। क्लियर? ज्यादा इफेक्टिव हो जाता, और इसकी तरफ परीक्षक विशेष ध्यान देंगे। ये दो लाइन को ठीक से सोच लो आप, निबंध लिखते वक्त इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप, ये जो निर्देश था, अब यूपीएससी ने तो हटा दिया। मैंने उसको उस समय से ही, शुरू से ही मैं इसको डिस्कस करता था। ऐसा नहीं कि अब इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई, ये अभी भी उतना ही प्रासंगिक है निर्देश। यूपीएससी ने भले हटा दिया हो, बट पहले वो जो बोल चुकी है, आज भी उसकी महत्ता है। तो आप इसको ध्यान से देखना। मैं छोटा सा एक बुकलेट देता हूं निबंध लेखन पे, 10-15 पेज, 10 पेज के आसपास में। उसको बारीकी से पढ़ लो, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लो। उस इंस्ट्रक्शन में मैंने इसको दे रखा है, और इन पक्षों को मैंने विस्तार दे रखा है कि प्रासंगिकता का मतलब क्या हुआ, युक्ति संगत का मतलब क्या हुआ, रचनात्मक तरीके से सोचने की उसकी योग्यता का मतलब क्या हुआ, संक्षेप में प्रभावी बनाने के कौन कौन से तरीके हैं। तो इस तरीके से करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, निबंध में निस्संदेह नंबर आएगा, बढ़िया नंबर आएगा। अतिवादी दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए, एक्सट्रीम कोई आप स्टेप ले लो, आप किसी चरम स्थिति को स्वीकार करने लगो, अतिवादी दृष्टिकोण से बचने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर प्रभावी होगा। ध्यान देना, वो लॉजिकल होगा ज्यादा। आप इन चीजों को लिखना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। हिंदी में यही शब्द छपता था अंग्रेजी में, और ये हिंदी में। अब मगर यूपीएससी जो निबंध का पेपर लेती है, उसमें इन चीजों को वो नहीं डालती है, मगर आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इज इट क्लियर? उन्होंने कहा, वाह क्या दिमाग लगाया था बच्चे ने। बच्चे का दिमाग तेज होता है। आज के बच्चे बलों के भी कान काटते हैं। देखने में छोटा है, मगर होता बड़ा होशियार है वो। सोशल मीडिया, मोबाइल पे देख देख कर कुछ ज्यादा ही होशियार होंगे, ताज्जुब होता है कि इतना फास्ट है ये। तो ध्यान रखना, अब छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। पहले लोग घुमा देते थे बच्चों को, टहला देते थे इधर उधर, अब बच्चे होशियार हो गए हैं। तो दिमाग तो लगाएगा, ये ध्यान रखना। और केवल बच्चे ही नहीं लगाते, बड़े लोग भी दिमाग लगाते हैं। तो सब चीज़ों को लेके चलने का प्रयास करना चाहिए, समझ के, ठीक है? तो ये पार्ट है। अब देखो निबंध में जो स्थिति है, यूपीएससी की बात मैं बता रहा हूँ। निबंध का एक पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होगा। सारे लोग ध्यान रखना, 125 नंबर के दो दो सवाल लिखने हैं। टोटल 250 अंक है, 2 सेक्शन में विभक्त है, प्रत्येक खंड से एक है। 4 निबंध होंगे एक सेक्शन में, 4 में से एक को लिखना है, 125 अंक। इसमें भी दूसरा सेक्शन में भी 4 होगा, 4 में से एक लिखना, 125 अंक।
टोटल 250 अंक का है। कुल मिलाकर निबंध के पेपर में हमको 2200 से 2400 शब्द ही लिखना है, कम लिखना है, ध्यान देना। अगर आप यूपीएससी का पेपर देखो, कई लोग 2-2, 3-3 साल से दिल्ली में पढ़े हो। मैं भी अभी दिल्ली से जो ये क्लास ले रहा हूँ, दिल्ली में मुखर्जी नगर से क्लास ले रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम का गढ़ माना जाता है। मैं वहीं से ये क्लास ले रहा हूँ। लाइव क्लास अभी चल रही है, ध्यान देना। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो यूपीएससी के पहले जो 4 पेपर हैं जीएस के, GS1, GS2, GS3 और GS4 का पेपर, जो सामान्य अध्ययन के पेपर हैं, इसमें पहले पेपर में लगभग 4000 शब्द लिखने हैं। 4000 वर्ड्स यू हैव टू राइट। दूसरे में भी 4000 हैं, तीसरे में भी 4000 हैं। इथिक्स वाले में 3400 शब्द ही लिखना है, 600 शब्द घट रहा है, लगभग 600 शब्द डाउन हो रहा है, ध्यान देना आप। क्लियर? और निबंध में जा रहे हो तो मैक्सिमम और 1000 और डाउन हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको खूब सोच सोच कर लिखने का यहां परमिशन है। निबंध एक ऐसा पेपर है कि कलम उठाओगे और धड़ल्ले से लिख डालोगे पूरा पूरा, ऐसा नहीं होता है। निबंध लिख रहे हो, कभी 2 पैरा लिखे हो वहां, उसके बाद 1 मिनट का विराम हो गया, सोच रहे हो अच्छा ठीक है इधर में कर लेंगे, फिर शुरू है, फिर थोड़ा कभी बीच में थोड़ा रुका हुआ है, फिर आप दिमाग लगा रहे हो, फिर आगे बढ़ रहे हो। तो बीच बीच में कलम थोड़ा रुकता है, सोचना पड़ता है, सोच सोच के लिखना पड़ता है। और शुरुआत में ही 15 मिनट तो पता चलता है कि आप डिसीजन में कर रहे हो कि कौन सा निबंध लिखे, और उसका एक आप लास्ट में एक डायग्राम बना रहे हो, एक छोटा सा डायग्राम रफ खींच रहे हो कि मध्य भाग में मुझे ये लिखना चाहिए, आरंभ हम ऐसा कर सकते हैं, कंक्लूजन में ये करना चाहिए। एक रफ टाइप का पेज मिलता है, रफ वर्क मिलता है, वो सब करना पड़ता है। जीएस के फर्स्ट पेपर में रफ वर्क करने की जरूरत नहीं है कि पहले आप पिछले पेज पे जाके रफ वर्क करो फिर वहां से विस्तार दो। निबंध में रफ वर्क जरूर करो, पहले एक शॉर्ट में पॉइंट खींच लो, एक जगह इकट्ठा कर लो। इसीलिए तो 2400 शब्द ही कहा जाता है लिखो। फर्स्ट पेपर में आपको 4000 शब्द लिखने हैं। जहां थोड़ा सा आपने समय लिया सोचने में, 2 मिनट 3 मिनट, फिर तो फंसोगे। जानते हुए भी 4000 शब्द नहीं लिख पाओगे। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें हैं। तैयारी करने वाले बहुतों को ये पता ही नहीं है। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2.5-3 लाख खर्च कर चुके हैं, बहुत भव्य तरीके से यहाँ पे उन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है, बाइक भी है, घर में एसी भी लगा हुआ है। मगर पूछ लोगे पहले पेपर में कितने शब्द लिखने, उनको अता पता नहीं है। आज तक उसने जानने का प्रयास नहीं किया है। तो वैसे लोगों को बहुत समय लगेगा, आसान नहीं है इतना भी। जो लोग फील्ड में उतर रहे हैं, यूपीएससी के फील्ड में बहुत सारे प्रोफेशनल्स उतर रहे हैं, अपनी नौकरी को दांव पे लगा कर आते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं। बीटेक हैं, एमबीए हैं, एमटेक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अच्छा खासा पैकेज छोड़ कर आ रहे हैं, बेचैन रहते हैं, उनके अंदर एकदम रहता आए हैं हिट करना है। और जब वो घुसते हैं तो पहले सब चीज़ें पता लगा लेते हैं, हाँ यहाँ पे इतना लिखना है, यहाँ से इतने नंबर आ रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों को पता है, बहुत सारे लोगों को हिंदी मीडियम में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक बड़ा सा वर्ग उसको एबीसी पता नहीं है, बस उतर गया है फील्ड में और बह रहा है। संयोग से किनारा मिला तो मिला, नहीं तो वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आंख कान खोल के चलो, दूसरे की गलतियों से सीखो, अपने लाइफ को प्रयोगशाला मत बनाओ। और अगर जब यही नहीं पता है कितना शब्द लिखना है, तो उसकी तैयारी में कितना पेच होगा, कितना उसको दिक्कत होगी आगे में। तो फील्ड में केवल उतर जाने मात्र से सफलता तय नहीं होती है। आपका एक एक स्टेप नपा तुला होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए, पता होना चाहिए कितना हमें लिखना है, उसी के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी के हिसाब से आपको समय भी आवंटित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का इतिहास में आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे सवाल आता है, कभी आता है कभी नहीं भी आता है। इस पे 50 क्लास हो जाता है, 100 घंटे लोग दे देते हैं।
50 दिन तक क्लास चलती है। ये जानबूझकर क्लास चलती है। जरूरत नहीं है कि आप 50 दिन 10 नंबर के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। ये सब मुखर्जी नगर 2.5-3 लाख वाले कोचिंग में चलता है। 50 डेज। लड़के तो खुश है ना हिंदी मीडियम वाले। इंग्लिश मीडियम में कहीं पे भी 50 दिन का क्लास नहीं है, नो वेयर। क्योंकि मेरी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में भी चलती रही हैं राजेंद्र नगर में। इतना बड़ा मिस्टेक करता है। एक छोटा सा मैं पॉइंट बता रहा हूं, और वो हिंदी मीडियम पढ़ के 50, इसका मतलब उसके पास व्यर्थ की सामग्री बहुत हो गई है, अप्रासंगिक सामग्री जिसकी जरूरत नहीं है, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, और लोग चले गए हैं। इतना तो आंख कान कान खुला होना चाहिए, इतना तो विवेक होना चाहिए, इतना लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। और पता चलता है कि 250 नंबर का ये निबंध का पेपर, जितना आप वर्ल्ड हिस्ट्री देते हो उतना अगर समय आपने अगर दे दिया निबंध पे, जानदार पकड़ बना लोगे, जबरदस्त पकड़ बना लोगे। अगर 50 दिन पढ़ लो तो जितना आप 10 नंबर का देते हो समय, उतना शिफ्ट कर दो निबंध पे। और ये 10 नंबर भी आता है, कभी नहीं आता है, और आ भी गया तो लिखना कठिन काम है, ये भी आप देख लेना। जो मैं बताऊं उसको व्यक्तिगत सत्यापन करना, इंडिविजुअल वेरिफिकेशन। और जब लग जाए कि बातें कही गई बातें सत्य है तो मान लेना, ऐसे मत मानो। क्वेश्चन बैंक निकालो, उसको प्रॉपर तरीके से गो थ्रू करो, और लग जाए कि सब कुछ ठीक है, नहीं बिल्कुल बात में ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, तो फिर आप उसका अनुपालन करो। ध्यान रखना, जीवन को नहीं तो प्रयोगशाला बना लोगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आप ये ध्यान रखना कि यहाँ 2400 शब्द के आसपास चलना है, और इसको लेके ही आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। अब ध्यान रखना कि मान लो आप एग्जामिनेशन हॉल में चले गए हो, और आपको निबंध का पेपर मिल गया, निबंध का पेपर मिल गया है। तो ये इधर में कोई कमेंट नहीं आ रहा है, एक सेगमेंट में एक में कमेंट आ रहा है, एक कमेंट एकदम स्टॉप है। ठीक है, मान लो कि निबंध का पेपर आपको मिल गया है, तो 2-3 चीजें आती हैं निबंध में कि आपको कौन सा निबंध चयन करना चाहिए, किस आधार पे करना चाहिए। ध्यान रखना, निबंध क्या होता है इसका मैंने विस्तार दे रखा है प्रिंटेड नोट्स में, कि शब्दों से खेल निबंध है, इसका उद्देश्य क्या होता है निबंध का। निबंध जो है ना, पूरे आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर लेता है। आप कितने अनुभव रखते हो, आपकी बातों में कितनी तार्किकता है, आपकी कितनी कल्पना शक्ति है, सबकी जांच निबंध के माध्यम से हो जाती है। कई बार प्रश्न उठता है कि जब जीएस का पेपर है ही तो निबंध को क्यों लाया गया है, क्यों ऐसा लाया गया निबंध को कि निबंध भी आ जाए। तो आपकी कितनी अच्छी भाषा शैली है, लेखन कला है, आप कितनी दूर तक कल्पना कर सकते हो। कल्पना तो आपको करना पड़ेगा, आपकी कल्पना शक्ति की इसमें इसमें परीक्षण होता है। बहुत दूर तक किसी चीज को जोड़ने का प्रयास करते, आप कितने तार्किक हो, आपकी सोच कितनी व्यवस्थित है। कई लोगों की सोच अव्यवस्थित है, वो फंस जाएंगे निबंध में। क्रमिक रूप से लिखने की आदत है, ये पहले दूसरा तीसरा चौथा, इस टाइप से आप आगे बढ़ते हो, ये सारी चीजें आती है। कुल मिलाकर आपकी पर्सनालिटी का मूल्यांकन हो जाता है निबंध में। तो निबंध के माध्यम से कुछ विशिष्ट बातों का परीक्षण होता है, ये ध्यान रखना आप। और निबंध जो है बहुत सारे इथिकल और फिलोसफिकल पूछे जा रहे हैं, तो आप विशेष तैयारी कर लो। और जो अगर निबंध आएगा अगर इथिकल और फिलोसफिकल छोड़ के, तो आप तो जो जीएस में पढ़े हो उसके बेस पे आप उसको डोला सकते हो, लिख सकते हो। मगर इथिकल और फिलोसफिकल ही ज्यादा बन रहे हैं। आईएएस में तो लगभग सभी इथिकल और फिलोसफिकल निबंध हैं, उन पे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी है। प्रैक्टिस मैंने स्पेशली प्रैक्टिस कराया है।
ये अब अपने साथ है कि मैं इथिक्स भी पढ़ाता हूँ और फिलॉसफी तो कई वर्षों का रहा है, कई वर्षों तक फिलॉसफी पढ़ाने का अनुभव रहा है। अभी भी क्लासेस दोनों मीडियम में, हो सकता है फिर से शुरुआत हो जाए केजीएस पे। ये केवल पिछले 20 सालों में मैंने केवल 22 में केवल ऑप्शनल की क्लास नहीं ली है, 23 में। अदरवाइज हर एक वर्ष ऑप्शनल की क्लास, फिलॉसफी ऑप्शनल दोनों मीडियम में चलता रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। सबसे ऊपर का रैंक अथर अमीर शफीउल खान रहे हैं इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में तो बहुत है। उनका भी फिलॉसफी ऑप्शनल था, बीटेक आदमी फिलॉसफी ऑप्शनल, एक अच्छा ऑप्शनल के रूप में उसकी स्थिति रही है। और निबंध फिलॉसफिकल पूछे जा रहे हैं, इथिकल पूछे जा रहे हैं, ध्यान देना। तो मान लो निबंध का पेपर, आप एग्जामिनेशन हॉल में हो और निबंध का पेपर आपके सामने आ गया। 2 पार्ट में बटा हुआ है निबंध, 1 2 3 4, एक सेगमेंट हो गया, और दूसरे सेगमेंट से ये ए हो गया, ये बी हो गया मान लो, और आपको 4 में से एक, फिर इधर में से 4 में से एक का चयन करना है। तो किस आधार पे चयन करोगे? कौन से निबंध को चयन करोगे? ऐसा नहीं कि पहले वाले को पढ़ा और लिखना शुरू कर दिया। जब निबंध का पेपर मिले, ध्यान देना सारे लोग, हमारी बातों पे बारीकी से ध्यान देना। जब निबंध का पेपर मिल जाए, या कहीं आप टेस्ट दे रहे हो, जैसे यहाँ पे टेस्ट दोगे, तो पहले सारे निबंधों को पढ़ो, चारों को पढ़ो, और फिर देखो कि जिस निबंध से संबंधित, जिस पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, ध्यान देना, जिसका जिसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसके डिमांड को। जैसे मान लो पिछली बार एक सवाल पूछा आईएएस में, हम एक ही नदी में दोबारा स्नान नहीं कर सकते। अब कई लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं समझ में आएगा कि एक ही नदी में दोबारा, वो कहेगा हम तो एक ही नदी में 20 बार स्नान किए हुए हैं। इसका मतलब आपको उसका मीनिंग, वास्तविक अर्थ संदर्भ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप उस निबंध को मत लिखो। अगर आशय, उसका भावार्थ, उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, किस संदर्भ में बात कही गई है वो निबंध में, अगर वो संदर्भ नहीं पता चल रहा है, तो आप छोड़ो उस निबंध को। आपके पास और भी तो विकल्प हैं। आप दूसरा निबंध लिखो जिसका अर्थ, उसका भावार्थ, उसका किसकी ओर इंगित करता, वो अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो। और अर्थ स्पष्ट होगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे। तो जिस निबंध का अर्थ आपको बिल्कुल भावार्थ, भाव समझ में आ रहा है, उसका निर्दिष्ट किसकी ओर इंगित करे ये समझ में आ रहा है, तो आप उस निबंध को उठा सकते हो। जैसे मान लो निबंध पूछा, मैं आईएएस का एग्जांपल देता हूं, छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब सूर्य चमक रहा हो। इसका मतलब क्या है कि आप पूरे छप्पर पे ही चले जाओगे कि हम छप्पर को अगर हम बारिश में लगाएंगे तो गीला हो जाएगा, मिट्टी बह जाएगी, सूर्य चमकता है तो जल्दी सूख जाता है, नहीं चमकेगा तो गीला रह जाएगा, सूखने में वक्त लगेगा। खूब आपने इसी पे 50 लाइन लिख दिया, तो ये सही थोड़ी ही है। ये, इसको समझना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में बात की। सूर्य जब चमक रहा हो तब छप्पर की मरम्मत करनी चाहिए। कुल मिला के राइट टाइम पे राइट काम करना चाहिए। जब सूर्य चमक रहा है इसका मतलब समय ठीक है, उस समय ये काम करना सुटेबल होगा, तो हमें राइट टाइम पे राइट स्टेप लेना चाहिए, राइट काम करना चाहिए। बोलो, और उस भाव को लेकर चलोगे। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ आपने ले लिया, छप्पर का मतलब वो छप्पर होता है जिससे मकान को या कुटिया को छाया जाता है, उसको ढका जाता है, ऊपर में जो छप्पर लगा के हम उस पर रूफ बना लेते हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ तो यही हुआ, प्राथमिक अर्थ तो यही हुआ। परंतु छप्पर शब्द एक सिंबॉलिक है ना, किसको इंगित कर रहा है, किसको बता रहा है। सूर्य का मतलब केवल सूर्य से ले लोगे क्या, जो दिखाई दे रहे हैं? कई लोग उसको केवल वही अर्थ लेकर पूरा निबंध लिख डालते हैं, गलत हो जाएगा। आपको उसका निर्दिष्ट, किसकी ओर निर्दिष्ट कर रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही जा रही है, वो अर्थ समझ में आना चाहिए। और अर्थ समझ में नहीं आ रहा, आप निबंध उठा के लिखना शुरू करोगे तो कठिनाई हो जाएगी। जैसे अभी अभी स्थिति बिल्कुल अनुकूल है,
सूर्य चमक रहा है। भारत सरकार अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। लगातार हम रक्षा में खूब बल दे रहे हैं कि स्वदेश निर्मित हथियार, क्योंकि भारत ऐसे देशों के साथ, ऐसे देशों से घिरा हुआ है जिनका अतीत और नियत ठीक नहीं है। अतीत भी ठीक नहीं है और नियत भी ठीक नहीं है। ऐसे देशों से भारत घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में अभी स्थितियां हमारे अनुकूल हैं। बोलो, स्थितियां अनुकूल है तो हम खूब रक्षा क्षेत्रों में मजबूती अपना कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हमें डिफेंस के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। तो अभी सूर्य चमक रहा है और हम छप्पर की मरम्मत कर रहे हैं, तो रक्षा क्षेत्र में घुमा दोगे। और नहीं तो सूर्य और छप्पर इसी में लिख के पूरा निबंध खत्म कर लोगे। इसका मतलब कि आपकी पकड़ ठीक नहीं है उस पर, आप विषय को स्पष्ट रूप से नहीं जान रहे हो। ध्यान देना, जैसे अभी भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई, वर्ल्ड का नंबर 1 हम लोग हो गए, तो ये हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है और ये हमारे लिए वरदान भी हो सकता है। ये नहीं कि अभिशाप ही होगा जनसंख्या। विश्व में कई देशों में जनसंख्या कमी का संकट, वहां कुशल कामगार की कमी हो गई है। उनको चाहिए, आदमी चाहिए, इफिशिएंट वर्कफोर्स की कमी है। हम इस जनसंख्या को औसत भी बना सकते हैं। अभी अगर हमने ठीक से काम किया, छप्पर मरम्मत किया, हमने उनको खूब अच्छा अच्छा चीज सिखा दिया, कौशल विकास कर दिया, अभी सूर्य चमक रहा है, हमारे फेवर में है सारी चीजें। राइट टाइम है, हम उनको खूब अच्छी अच्छी चीजें सिखा दें, कौशल विकास कर दें, उनको हुनरमंद कर दें, निर्यात कर देंगे उनको। निर्यात का मतलब है विदेशों में बहुत डिमांड है हुनरमंद लोगों की, इफिशिएंट वर्कफोर्स की। तो सूर्य अभी चमक रहा है, ये चीजें हम हमारे फेवर में, और अभी चमक रहा है। और अभी आप छप्पर की मरम्मत मत करो, उनको कुछ कौशल मत सिखाओ, तो बाद में तो तनाव पैदा हो जाएगा, संकट पैदा हो जाएगा। बोलो, नाना प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो सकती, वो फिर बोझ हो सकती है, वो जनसंख्या बोझ बन जाएगी, अभिशाप बन जाएगी। ये जो नंबर 1 पे हैं हम लोग 140 करोड़, तो हम इसको वरदान भी बना सकते हैं और नहीं तो अभिशाप भी हो सकता है। तो आपको लिखते वक्त, अगर आपने भाव आपका क्लियर है, अलग अलग एरिया में घुमाते हुए आप उत्तर को लिख सकते हो। ये कोई कठिन काम नहीं है। अंदर छप्पर पे ही खेल जाओगे और दूसरा खेल जाओगे इस पे, सूर्य पे ही। कई लोगों ने काम किया, उनको उनको तो मुझे लगता है ना कि कुछ नंबर दे देगा, 2 डिजिट में दिया होगा सामने वाले ने, और 75-80 नंबर तो क्रॉस करने ही नहीं देगा उनको, अगर केवल उसी पे सीमित हो गए तो अगर आप आईएएस के कुछ निबंधों की चर्चा कर लेते हो, कुछ चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपका अपना दिमाग परिष्कृत हो जाएगा। बिना प्रोसेसिंग के मस्तिष्क रिफाइंड नहीं होगा। तो विवेचना करने से, लेखन करने से एक प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। फिर आप जो भी नया निबंध आएगा, आप उसे लिखने की स्थिति में आ जाओगे। तो सबसे पहले मैंने बताया अभी कि अगर निबंध आए तो सबसे पहले आता है कि हम किस निबंध का चयन करें, किस आधार पर चयन करें, किसका चयन करें। तो चयन उसका करना चाहिए जिसकी विषय वस्तु आपको स्पष्ट हो रही हो, जिस पे आपको पकड़ हो रही है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैं इसको तो लिख सकता हूं, उस निबंध का चयन कर सकते हो। मान लो आपने भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और अर्थव्यवस्था पे ही कोई निबंध आ गया है, तो आप उसको लिख लोगे क्योंकि अर्थव्यवस्था पे आपकी अच्छी सी पकड़ है। आप बीच में थोड़ा रुकोगे भी तो चूंकि आपने इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आप कुछ ना कुछ इधर से उधर जोड़ते हुए पूरा कर लोगे। तो निबंध के चयन करने का एक ग्राउंड ये बनता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है। दूसरा दूसरा एक तो ये हो गया विषय वस्तु पकड़ है। दूसरा है कि मान लो आपको कौन से निबंध का चयन करना है, जिससे मिलता जुलता निबंध आपने पहले अभ्यास कर रखा हो। मान लो जब आप जाते हो यूपीएससी देने के लिए एग्जाम, उसके पहले आप
कई जगहों पे मेंस देते हो, वो टेस्ट सीरीज में शामिल होते हो। तो मान लो अगर आपने मिलता जुलता कुछ निबंध प्रैक्टिस कर रखा है और उसी से संबंधित कोई निबंध आ गया, मिलता जुलता, हूबहू तो आना बहुत ही मुश्किल काम होता है। संयोग था कि इस बार निबंध के पेपर से 4 दिन पहले मैंने एक निबंध को डिस्कस किया था, कभी भटकने वाले खो नहीं जाते। ये 4 दिन पहले मैंने किया था और हूबहू वही सवाल 2023 मेंस में पूछा गया। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था उसका, बाद में बच्चों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था। उस देखने के बाद जब लड़कों ने देखा, संयोग है, इत्तेफाक है कि जो मैंने बताया 4 दिन पहले वही निबंध एज इट इज डिट्टो वही आ गया। सभी भटकने वाले खो नहीं जाते। हमने लगभग 12.5 मिनट की विवेचना कर रखी थी, 12 मिनट के आसपास का है। अगर जिसने देख रखा था, जब मैंने वो निबंध की चर्चा की थी तो कुछ एक लोगों के द्वारा कमेंट होता है, कई सारे पेड कमेंट कई लोगों के लिए काम करते हैं कि अभी ऐसी चीज़ों को पढ़ाने का औचित्य क्या है। 4 दिन पहले मैं ये बता रहा था कि मेंस देने जा रहे हो, अब कहाँ कहाँ आपको सतर्क रहना चाहिए। तो ऐसे भी कमेंट लोग करते हैं और बहुत लोगों ने उस पर बहुत सकारात्मक कमेंट किया है। जो मैं बता रहा हूँ मेरे वर्षों के अनुभव का नतीजा है। और संयोग देखो कि वही सवाल आ गया था। आ गया तो वो कोई लिया रहता यहाँ दिल्ली में 2.5-3 लाख वाले कोचिंग के, तो उसको मिलियंस देखते, लोगों को दूर तक पहुंचा दिया जाता। यहाँ 5 नंबर का पढ़ाया हुआ सवाल लड़ता है तो हंगामा लोग मचा देते हैं, चारों तरफ ढिंढोरा पीटते हैं, लंबे समय तक ढिंढोरा पीटेंगे, अलग अलग चैनल पे चले जाएंगे बताने के लिए, देखो मेरा 5 नंबर बताया हुआ था, वो बहु लड़ गया था। यहाँ 125 नंबर का निबंध था, एज इट इज निबंध आ गया था, 125 नंबर। कुछ 1,000 लोगों ने देखा, 60-65 हज़ार लोगों ने। तो जो मैं डिस्कस करूं निबंध पे, विशेष वर्क है, तो आप उसको ठीक से सुनो, ये आपको फायदा देगा, प्रामाणिकता के साथ फायदा देगा। आप उस पर विश्वास करके चल सकते हो कि हाँ इस तरीके से लिखने का प्रयास करना चाहिए। पहली बात, निबंध का पेपर मिले, कैसे डिसीजन लोगे कौन सा लिखना है, जिसकी विषय वस्तु पे आपकी अच्छी सी पकड़ हो, आपको उसका भाव समझ में आ रहा हो कि हाँ ये इसमें तो ये चीज़ें लिखनी है, विविध पक्षों को आपके दिमाग में एक मेंटल मैप बन रहा हो, आप लिखो। दूसरा, आप उस निबंध को लिखो जिससे मिलता जुलता आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखा हो, उस निबंध को उठा के लिख दो। दिक्कत क्या है बोलो? आप ऐसा कर सकते हो, उस निबंध को लिखने का प्रयास कर सकते हो जिससे मिलता जुलता निबंध आपने कर रखा है। ध्यान देना, जो आपके अभिरुचि के क्षेत्र का कोई अगर आ गया निबंध जिसमें आपकी विशेष अभिरुचि है, उसको भी आप चयनित कर सको। परंतु पहले सब पढ़ना, चारों पढ़ना। कई बार लोग करते हैं कि आप पहला पढ़ा और यहीं से तुरंत 2 मिनट में लिखना शुरू करता है, ऐसा नहीं करना है। पहले सब पढ़ो, हो सकता है चौथा वाला आप ज्यादा अच्छे से लिख लो। तो पहले सब पढ़ना चाहिए। निबंध के चयन करने में 2-3 मिनट का समय दो। चयन करने में 2-3 मिनट का समय देना चाहिए। और जब चयन कर लो, हमेशा ध्यान रखना, जब अगर आपने किसी निबंध का चयन कर लिया कि हाँ मुझे ये 3 नंबर वाला निबंध लिखना है या 1 नंबर का निबंध लिखना है, कोई भी विषय वस्तु हो सकती है, तो आप रफ वर्क पे चले जाओ। पीछे आपकी कॉपी के, जो कॉपी आपको मिलेगी, पीछे में लिखा हुआ रहता है रफ वर्क। तो रफ वर्क जरूर करो, निबंध के लिए करो। एक बात, जो मान लो इस विषय को आपने चुना, तो रफ वर्क करते वक्त 3 पार्ट में कर लो। जैसे एक भूमि, एक उसकी प्रस्तावना हो गई, इंट्रो हो गया, दूसरा मध्य भाग हो गया, और तीसरा निष्कर्ष हो गया। तो मध्य भाग में कुछ पॉइंट्स लिखो कि ये पॉइंट्स आने चाहिए, मुझे ये पॉइंट्स लिखना है। और ये रफ वर्क करने में और चयन करने में कुल मिलाकर आप 10 से 15 मिनट तक का समय दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समय दो। अगर आपने 10 मिनट तक रफ वर्क किया, दूसरे को लिखने दो। अगर आपके बगल वाला 2 मिनट के बाद ही लिखना शुरू कर चुका है तो उसको लिखने दो, परेशान मत हो।
आप अपना रफ वर्क करो, 10 मिनट तक रफ वर्क कर सकते हो। ऐसे रफ वर्क करोगे तो जिस विषय को आपने चयन किया है, इसके कई पॉइंट को आप एक जगह पे लेते आओगे। और बीच में जब आप लिखना फिर शुरू करोगे, मान लो आपका कलम रुका, फिर रफ वर्क को आपने पीछे पलट कर देख लिया, अच्छा ये पॉइंट, फिर शुरू। यहाँ पे शॉर्ट में केवल शब्द लिख दो, छोटे छोटे शब्द, यहाँ इसमें लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, डिटेल नहीं, विस्तार तो आप आगे में दोगे। बाद में रफ वर्क को कट कर देना। ये करना, इस तरीके से ही बढ़ना। जो मैं बता रहा हूं वैसा करके कई लोग आईएएस बन चुके हैं। आप पहली बार मेरी बात को मानोगे, ये ऐसा नहीं है। कई जगहों पे लोग आजमाते हैं सामने वाले पे, उसको प्रयोगशाला बनाते हैं। मेरी बात में जो बता रहा हूं वो वेरीफाइड ट्रुथ है, सत्यापित है ऑलरेडी। आप पहले ऐसे नहीं होगे कि मेरी बात को मान के चलोगे। कई लोग माना, उन्होंने, उनका जीवन आगे की तरफ बढ़ चुका है। तो रफ वर्क करने की आदत डालो। कभी कभी ना निबंध लेकर बैठो तो कोई जरूरी नहीं कि आप उस पर 1000 शब्द लिखो ही। कई बार केवल उसका स्ट्रक्चर बनाओ। हमें भूमिका लिखनी है, हमें मध्य भाग लिखना है, हमें निष्कर्ष लिखना है। 15 मिनट में आदत डालो। कभी कभी 4-4 निबंध का बनाओ। ये प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए अत्यंत फायदेमंद होगा। आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप ये विश्वास आ जाएगा कि मैं तो अब निबंध लिख लूंगा, अच्छे से लिख लूंगा। मगर ये सब करना पड़ता है। करने में थोड़ा श्रम भी होता है, मानसिक रूप से थोड़ी बहुत परेशानी भी होगी, मगर यही तो तैयारी है। ये थोड़ी ऐसा है कि आराम से चले और हिट करके निकल गए। थोड़ा बहुत कठिनाई, तनाव, दबाव रहता है इस तैयारी के क्रम में। हंसते खेलते उछलते कूदते बन गया आईएएस, ऐसा सामान्यतः नहीं होता है। इज इट क्लियर? और जब मेरी क्लास होगी, क्लास चलती है, पीछे मैं क्लास ले चुका हूं, ऑनलाइन का भी है, ऑफलाइन का भी है। ऑफलाइन में थोड़ा और आनंद की मात्रा बढ़ जाती है। ऑनलाइन में लेते वक्त ऊपर में एक फैन है, इधर में एसी है, सामने कैमरा है, कैमरे के पीछे एक टीवी लगा हुआ है। मुखर्जी नगर में स्थित हूँ, चारों तरफ कुछ भौतिक वस्तुओं से मैं घिरा हुआ हूँ और उसमें निबंध पढ़ाना है। आप लोगों का कमेंट देखता हूँ तो थोड़ा सा लगता है जीवंतता की नहीं, सामने बैठ के लोग देख रहे हैं। अदरवाइज आसान काम नहीं होता है। कुछ लोग मुस्कुराते हुए इमोजी बना के डालते हैं, कुछ लोग अलग अलग दुनिया में है, अलग अलग जगहों पे, भारत के अलग अलग जगहों पे बैठ के लोग देख रहे हैं, आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मैं मुखर्जी नगर में क्लास ले रहा हूँ और लोग अपनी अपनी दशा में हैं। कोई बनियान पहनकर भी देख रहा है, कोई लेटा हुआ है, कोई कुर्सी टेबल पे है, कोई चाय की चुस्की लेते हुए भी आनंद ले रहा है, निबंध का रसास्वादन कर रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगहों पे हैं और हम यहाँ से इसको आपको बता रहा हूँ मैं। जब आप चयन कर लो तो 10 से 15 मिनट का समय दो। ध्यान देना, 2 निबंध लिखना है, लगभग 1000 से 1200 में एक लिखना है। आपके पास मतलब 90 मिनट का एक आ रहा है। अगर 90 मिनट में से अगर आपने 10 मिनट दे दिया, 15 मिनट दे दिया, तो फिर अगर आप 1 घंटा ठीक से लिखोगे ना, तो आप लगभग 1000 से 1100 शब्द लिख लोगे। 1 घंटा 10-20 मिनट, 90 मिनट में से 90 मिनट में से अगर आप 70 मिनट लगभग लिखते हो, आराम से आप 1200 शब्द लिख सकते हो। आप कभी प्रैक्टिस करके देखो रूम पे कि 70 मिनट तक लगातार लिखो कोई भी चीज, काउंट करो शब्दों को। ये सब करो, आपको करना चाहिए कि अगर 70 मिनट में लिखता हूं तो हमारे पास 1100 शब्द होते हैं कि नहीं होते। तो आपको लग जाए कि हाँ 1100 शब्द लगभग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब 20 मिनट आपके पास समय है सोचने का, विचारने का, बीच में थोड़ा बहुत पॉज लेने का।
ये सब बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जिसको लोग बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। चले जाएंगे, हाथ पांव तुड़वाने की स्थिति पैदा कर लेते हैं एग्जाम में। तो आप अगर सारी चीजों को परख रहे हो, बारीकी से देख रहे हो, तो पहला अटेम्प्ट आखिरी अटेम्प्ट हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने टच में रहे हैं जिन्होंने पहली बार दिया, अब पहली बार पहला प्रयास ही आखिरी प्रयास हुआ। उसमें अथर अमीर सफ़ीउल खान भी थे। पहले अटेम्प्ट में IRTS बने, अगले अटेम्प्ट में सीधे सीधे ऑल ओवर इंडिया में सेकंड पोजीशन लगाया। कई ऐसे लोग, एक दो लोग नहीं है, कई लोग 21 साल 6 महीने में, 22 वर्ष में, 23 वर्ष में, मतलब शुरुआती दौर में IAS बन गए। इसका मतलब यह हुआ कि उन लोगों ने कोई गलती नहीं की, ज्ञान भी ठीक ठीक था और गलती नहीं की। कई बार लोगों को ज्ञान इतना हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, गलती करके बाहर निकल जाते हैं, लिस्ट से बाहर चले जाते हैं। तो आप हर एक उस चीज को ध्यान रखो तैयारी करने क्रम में, कहाँ गलती हो सकती है, कौन सी चीज हमें रेस से बाहर कर सकती है। उन सबको एक जगह इकट्ठा करना चाहिए, नहीं तो आप वही गलती करोगे और फिर पंचवर्षीय सप्तवर्षीय कार्यक्रम बनता है। तो आप छोटी छोटी चीजों को ग्राफ नहीं बनाओ। एक पूछ रहा है सर कितने पेज हो जाएंगे 1200 शब्द लिखने में। कितना कठिन सवाल पूछा है। पीछे भी इस टाइप का सवाल किसी ने पूछ लिया था मुझसे कि सर कितने शब्द हो जाएंगे 1200 शब्द लिखने में। तो कॉपी में 1200 शब्द लिखना और उसके बाद कॉपी को काउंट कर लेना, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, तो आपको पता चल जाएगा कि 1200 शब्द लिखने में कितने पेज इन्वेस्ट होते हैं। ये कोई कठिन टाइप का सवाल नहीं है, ठीक है। एक क्लास आज ले रहा हूँ और एक क्लास में कल लूँगा। 10 बजे की ही टाइमिंग रहेगी। आज थोड़ा सा तकनीकी कठिनाई हुई जिसके कारण थोड़ा हम लोगों ने 10-15 मिनट लेट से शुरुआत किया था। तो आप सारे लोग ध्यान रखो कि आपको मान के चलो लगभग 70 मिनट लिखना है एक निबंध को, और 20 मिनट हमको सोचने में, स्ट्रक्चर बनाने में, चयन करने में देना है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से लिखोगे। कभी भी पेपर मिलते ही निबंध की शुरुआत मत करो 2 मिनट में, नहीं तो बीच में भारी कठिनाई होगी। ज्यादातर लोगों की होगी, अधिकांश लोगों को। तो आप आराम से, कोई अगल बगल लिख रहा है तो उनको करने दो, आप आराम से पहले एक रफ वर्क करो। पीछे एक ओवरऑल की भूमिका, हमें ये पॉइंट आना चाहिए, मध्य भाग में ये अवयवों को हम टच करेंगे, इन बिंदुओं को टच करेंगे, और इसका एक रफ टाइप से लिखना है। यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक लिखेंगे, शिक्षा से जोड़ेंगे, स्वास्थ्य से जोड़ेंगे, संचार से जोड़ेंगे, नवाचार से जोड़ेंगे, कृषि से जोड़ेंगे। तो आपको केवल पॉइंट लिख दोगे ना, एक भी पॉइंट याद होगा, एक पैराग्राफ निकल जाएगा। तो मतलब आप जब निबंध लिखना शुरू करोगे उसके पहले अगर आपने रफ वर्क कर रखा है, इसका मतलब एक राउंड आपने शुरू से अंत तक देख लिया, आपने एक दिमाग में उसका एक मैप बना लिया कि निबंध में हमको इन बातों को लिखना है, और फिर आप एक एक चीज को विस्तार दिए जा रहे हो। बेस्ट तरीका होता है, आप ऐसा करोगे, अभ्यास करोगे, तब मेरी बातें और समझ में आएंगी और आप सत्यापित करोगे हाँ इसी तरीके से लिखने का हमको प्रयास करना चाहिए। अभी ऐसे प्रधान से पूछ रहा है कि ऑप्शनल की क्लास कब शुरू होगी, वो आप KGS में बात करोगे तो मिल जाएगा। देखो मैं निबंध जब पढ़ाऊंगा तो मैं निबंध का इस टाइप से बनवा देता हूँ, स्ट्रक्चरिंग भी। और कई निबंध मैंने मॉडल निबंध दे रखे हैं। अभी रिसेंट में मैंने लगभग 18-19 निबंध दिए हैं, सब स्टैंडर्ड ऐसे हैं, आप उनको मानक मान लोगे। आपने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, 2.5 लाख दिया है कि 3 लाख दिया है, डजंट मैटर। मैं जब पहले निबंध का ऐड देता था तो उसमें लिखा रहता था कि मेरा निबंध का क्लास किन के लिए है, कौन से लोग मेरे निबंध के क्लास में आ सकते हैं। तो वो लोग आ सकते हैं जो UPSC सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं,
उनके लिए फायदेमंद है जो एकदम शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और तैयारी शुरू कर रहे हैं। निबंध की क्लास करो। निबंध करोगे तो आपका लेखन भी सुधरेगा, सोचने का ढंग भी परिष्कृत होगा, व्यापक होगा, किसी चीज को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने की कला विकसित होगी कि हम एक छोटा सा पॉइंट को कितना लंबा विस्तार दे सकते हैं, तरीके से, प्रभावी तरीके से। कुछ अच्छी अच्छी लोकोक्तियां मिल जाएंगी, कुछ अच्छी कविताएं मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। तो यह मेरी क्लास उनके लिए है जो निबंध की शुरुआत कर रहे हैं, एकदम प्रारंभ कर रहे हैं। मेरी क्लास उनके लिए भी फायदेमंद है जो कहीं पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किससे पढ़े हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और 2.5 लाख देकर पढ़ा है कि 2,80,000 के 3 लाख, डजंट मैटर। अगर वो क्लास में रहेंगे तो उनको बिल्कुल स्पष्ट होगा कि हाँ, फायदा हो रहा है। कभी कभी अपने आसपास के ऐसे लोगों को भी बैठा लिया करो, वो मानेगा कि नहीं, बात बिल्कुल सही है, फायदा हो रहा है, अलग स्तर का फायदा हो रहा है। और तीसरा, मेरी क्लास उनके लिए भी है जो भविष्य में निबंध को पढ़ाना चाहते हैं। भी कई लोग ऐसे हैं, तो मेरी क्लास में हमेशा वैसे लोगों की भी उपस्थिति रहती है जिनको लगता है निबंध में ही मुझे अपना कैरियर बनाना है। अब पढ़ोगे तो आगे थोड़ा तरीके से पढ़ाने की भी थोड़ी बहुत स्थिति डेवलप हो जाएगी। कई लोग अलग अलग नामों से आ जाते हैं। कभी कभी कुछ ऐसी जानकारियां छन के आ जाती हैं मैनेजमेंट के पास कि आपकी क्लास में वैसे भी, तो अपनी क्लास में हमेशा ऐसे लोग रहे हैं जो वरिष्ठ रहे हों। नए लोगों को तो कोई भी पढ़ा सकता है दिल्ली में, कोई भी, एनीवन। क्योंकि जो नया लॉट आ रहा है बाहर से पढ़ के ग्रेजुएशन करके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं है। उनकी तुलना में जो भी थोड़ा अच्छा सा जानता हो और बोलने की कला है, वो उनको पढ़ा के खुश कर देता है। और यही हो रहा है दिल्ली में, ये ध्यान रखना। मगर पढ़े हुए लोगों को पढ़ाना थोड़ा कठिन काम हो जाता है। तो मेरे पास हर एक सत्र में ऐसे लोग रहते हैं जो कहीं पढ़ चुके हैं, 2,80,000, 3 लाख, 4 लाख। उनको देखकर मुझे भी थोड़ी विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अपने भी तो आनंद चाहिए, तो मुझे भी लगता है कि चलो इनको भी कुछ फायदा हो रहा है, सबको फायदा होगा, तीनों ग्रुप को फायदा होगा। तो पढ़ लो, और क्या कर सकते हैं। इज इट क्लियर? एसी की क्लास रेगुलर कब होगी? 1 राउंड क्लास ले चुका हूं, अभी आज और कल लाइव क्लासेस हमारी होंगी, और ऑनलाइन में बहुत सारी, अभी तुरंत क्लास मैंने लिया है। अभी हमको लगता है पिछले महीने उस क्लास की कुछ समाप्ति भी हुई थी। तो क्लासेस, कई सारी चीज़ें आपके रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी, कुछ चीज़ें लाइव हो जाएंगी। और दिल्ली में फिर हमारा ऑफलाइन बैच भी शुरू होने वाला है, केजीएस में ही। तो वो क्लास अलग से चलेगा। लगता है कि नहीं, ऑफलाइन में आके साक्षात रूप से बैठ के पढ़ना है, तो फिर वो दिल्ली में। और अभी ये भी हो चुका है निश्चय कि आगे हम लोग बिहार की राजधानी पटना में रहेंगे, और फिर प्रयागराज में भी शुरुआत तो होने की अपेक्षा आप कर सकते हो कि प्रयागराज में भी हम आए। तो ये दोनों जगहों पे अपनी उपस्थिति लाइव हो सकती है, बिल्कुल साक्षात रूप से उपस्थित रहेंगे। और जिसको ऐसा लगता है कि नहीं, उपस्थित होकर ही क्लास में ही पढ़ना है, वो उपस्थित रहेंगे। अदरवाइज अभी जो ये क्लास चल रही है, लाइव क्लास है, ऑनलाइन लाइव है। सामने मैंने कहा भौतिक वस्तुओं से मैं घिरा हुआ हूँ, और मैं यहाँ पे आपको निबंध संबंधी कुछ बातें बता रहा हूँ। तो और किसी को प्रश्न है तो पूछ लो आप। किसी को कोई प्रश्न है तो और पूछ लो आप, एनीवन। मैं उन प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। कई बार जिज्ञासा रहती है। देखो, इसके लिए मैटर के स्तर पे एक जो मेरा मैटर है वो देख लो। एक तो मैंने बहुत अच्छी लोकोक्तियों का, वक्तव्यों का संग्रह कर रखा है, तो वो संग्रह आपको बहुत फायदेमंद होगा। और जो निबंध के मॉडल आंसर्स आपको केजीएस से मिलेंगे, वो भी आपको एक अलग स्तर प्रदान करेंगे। और आप सबको तुलनात्मक थोड़ा सा अध्ययन भी करना चाहिए कि जैसे जो निबंध यहाँ से मिल रहा है, तुलना करो। क्योंकि एक ही निबंध को
अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से लिखा गया है। तो तुलनात्मक अध्ययन करने से श्रेष्ठता का पता चलता है कि हाँ, ये निबंध तो स्टैंडर्ड है, ये तो फिर मानक है। तो वैसे निबंध भी मैंने दे रखे हैं। कई लोग कहते हैं कि मॉडल एंड निबंध चाहिए, और निबंध आप देख लोगे, केजीएस के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी मैंने लगभग 19 निबंध अभी तो दिया, तो बहुत है मैंने, मगर वो 19 निबंध एकदम मॉडिफाइड फॉर्म में, एकदम परिष्कृत रूप में अभी दिए गए हैं। तो आप उन निबंधों को पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, थोड़ा आत्मसात करोगे, तो निस्संदेह आपकी स्थिति में सुधार होगा, और एक लिखने का ढंग भी पता चलेगा, कितने प्रभावी तरीके से हम विषय वस्तु को प्रस्तुत कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो शेष पक्षों, कल एक क्लास रहेगी 10 से लेकर प्रयास रखेंगे 2 घंटे के आसपास की क्लास होगी, 1 घंटा 40 मिनट 50 मिनट हो जाए। तो कल एक क्लास की आपकी स्थिति रहेगी, ये ध्यान रखेंगे। और सब क्लासेस तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हो इस चीज़ में। ये इंडियन इकोनॉमी नहीं है कि हमेशा चेंज हो रहा हो, या करेंट इवेंट नहीं है। तो जो निबंध मैंने डिस्कस कर रखे हैं वो आपको बहुत ही व्यापक तरीके से डिस्कस किया गया है, विभिन्न पक्षों को उसमें समाहित किया गया है। तो उसको आप जरूर सुनो, श्रवण करो, मनन करो, और समय समय पे मनन करने के बाद निधि ध्यासन करो। निधि ध्यासन मतलब थोड़ा समय समय पे स्मरण करते रहो, थोड़ा रिवीजन करते रहोगे। तो पहले श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निधि ध्यासन, ये प्रक्रिया अपनाओगे तो निस्संदेह आपका परिष्करण, परिवर्धन होगा, और आपका लेखन शैली और वाक शैली में परिमार्जन होगा। ठीक है, थैंक यू। इस पक्षों को कल देखेंगे।